दिला सकता है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री पद की उसे क्या दिला सकता है, शपथ दिला सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसको क्या करना पड़ेगा, ये बताए थे इस बारे में कुछ, क्या करना पड़ेगा, अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। 75 फर्स्ट पीएम की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है, हो गया। तो उपराष्ट्रपति के बारे में जो मोटा मोटी बातें हैं क्लियर समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। हम उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद दोनों के बीच की कड़ी के तौर पर देखते हैं बस, और इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है नहीं। जो भी क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन हो गया है, ठीक है। तो हमको अभी टॉपिक स्टार्ट करना है कौन सा, मंत्री परिषद। हमें टॉपिक क्या है स्टार्ट करना है अब, मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद में एक बात सबसे पहली तो आप ये समझ लीजिए, मंत्री परिषद को हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। मंत्री परिषद का जो बर्डन मिलता है वो अनुच्छेद 74 में मिलता है और अनुच्छेद 352 में मिलता है। मंत्री परिषद का बर्डन दो जगह मिलता है, अनुच्छेद 74 में और अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 74 में जो शब्द मिलता है उसको मंत्री परिषद कहते हैं, और अनुच्छेद 352 में जो वर्ड मिलता है उसे मंत्री मंडल कहते हैं। कैबिनेट मिनिस्ट्री इसी को बोलते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। आप एक बात समझिएगा, जैसे मैं कहता हूं कि ये मंत्री परिषद है, ये क्या है, मंत्री परिषद है। तो मंत्री परिषद को हम ए, बी, सी और डी 4 भागों में बांट करके देख सकते हैं। जो सबसे अपर ग्रेड के मंत्री होते हैं उनको ए ग्रेड में रखा जाता है। किसमें, ए ग्रेड में। मंत्री परिषद के जो सबसे अपर ग्रेड के मंत्री होते हैं उनको ए ग्रेड में रखा जाता है, और इन्हीं को जो ए ग्रेड के मंत्री होते हैं, ए ग्रेड के जो मंत्री होते हैं इनसे मिलकर के जिसका निर्माण होता है इसी को मंत्रिमंडल कहते हैं। क्लियर है। मंत्री परिषद को हमने 4 ग्रेड में बांटा है, ए, बी, सी और डी। इसमें जो ए ग्रेड के मंत्री होते हैं उन मंत्रियों के समूह को हम क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल बोलते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल बोलते हैं। ये मंत्री स्वतंत्र होते हैं, ये मंत्री सभी के सभी क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं अपने अपने विभागों की, अपने अपने विभागों की। जैसे पीएम साहब हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री। बेटा राष्ट्रपति कोई मंत्री नहीं है, उनको मत ले आना, समझ रहे हैं ना। रेलवे मंत्री, शिक्षा मंत्री, यानी कि जो मूल मूल विषय होते हैं उन विषय के स्वतंत्र निकाय मंत्रियों को के समूह को हम क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल कहते हैं। क्लियर है। और मंत्रिमंडल के सदस्यों को ही कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो बी ग्रेड में जाते हैं, बी ग्रेड में, इनको हम राज्य मंत्री बोलते हैं, और जो सी ग्रेड में जाते हैं इनको भी हम राज्य मंत्री बोलते हैं। तो फिर भैया ये तो डिस्टर्ब हो गया, कौन सा बी और कौन सा सी, वो समझिए अब जरा सा। राज्य मंत्री समझते हैं पहले तो। आपको पता ही है कि जब कभी भी केंद्र में सरकार बनती है तो केंद्र में सरकार उन सदस्यों से मिलकर के बनती है। जैसे मान के चलिए कि यूपी के 80 सीटें हैं केंद्र के लिए, यूपी के पास कितनी सीटें हैं, तो 80 के 80 तो वहां पहुंच जाएंगे।
अब वो 80 के 80 पहुंच गए हैं, तो उस 80 के 80 में से कितने ऐसे हैं जो सरकार के हिस्से के तौर पर गए हैं और कितने ऐसे हैं जो यूपी का पक्ष लेंगे, ऐसे ही बिहार से कितने ऐसे हैं जो बिहार का पक्ष लेंगे। तो इस प्रकार के जो मंत्री जाते हैं उनको हम कहते हैं राज्य मंत्री, जो राज्यों की अपनी अपनी राज्यों की देखभाल के लिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के राज्य मंत्रियों को अगर कोई पद स्वतंत्र रूप से सौंप दिया जाता है तो उसको बोलते हैं स्वतंत्र प्रभारी। क्या बोलते हैं उसको? किसी भी राज्य मंत्री को जब एक पद स्वतंत्र तौर पर सौंप दिया जाता है उसे स्वतंत्र प्रभारी कहा जाता है। जैसे वर्तमान में लोकदल के एक मंत्री हैं, कौन? जयंत चौधरी, कैबिनेट मिनिस्ट्री में मौजूद है, तो वो डायरेक्टली ए ग्रेड वाली कैबिनेट मिनिस्ट्री में नहीं है, वो स्वतंत्र प्रभारी के तौर पर कार्यरत हैं और उनको स्वतंत्र प्रभारी के तौर पर कौन सा कार्य दे दिया गया है? स्किल का, कौशल विकास का काम दे दिया गया। ठीक है ना? तो इस प्रकार से तो राज्य मंत्री दो कैटेगरी में होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट राज्य मंत्री और दूसरे होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी। स्वतंत्र प्रभारी जो हैं वो एक तरह से अपने क्षेत्र में इन्हीं के समतुल्य हैं, लेकिन स्वतंत्र प्रभारी अपनी रिपोर्ट, जैसे मान के चलिए कि गृह मंत्री पर दो काम थे, गृह मंत्री ने अपना एक काम उठा करके किसी राज्य मंत्री को सौंप दिया कि भाई साहब यह काम है, देखिए अच्छी तरह से, तो इसका मतलब क्या है? उनको वो क्या बना दिया गया है? स्वतंत्र प्रभारी बना दिया गया है। बात समझ में आ गई नहीं आई? क्लियर है? तीसरे राज्य मंत्री और चौथे होते हैं जिनको कहते हैं उपमंत्री। इनको हम क्या कहते हैं? उपमंत्री। क्लियर है? कोई दिक्कत है? तो भाई हम ये कह सकते हैं कि ए ग्रेड के जितने भी मंत्री होते हैं ये मिलकर के मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, बी ग्रेड के जो राज्य मंत्री होते हैं जिनको हम स्वतंत्र प्रभारी कहते हैं, ये इनका सहयोग करने के लिए होते हैं। इनके पास जैसे किस पीएम के पास कई सारे मंत्रालय होते हैं, पीएम के पास 50 मंत्रालय हैं। अब उन मंत्रालयों को सभी को पीएम साहब तो नहीं देख सकते, तो वो क्या करेंगे? अपना कुछ काम सभी लोगों में बांट देंगे, कुछ राज्य मंत्रियों में बांट देंगे। तो उनके द्वारा जिन राज्य मंत्रियों में जो कार्य बांटा गया है वो उसके कौन है? स्वतंत्र प्रभारी है। कौन है? यानी कि मंत्रिमंडल के सदस्यों को सहायता देने के लिए स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। कौन होते हैं? स्वतंत्र मंत्री। स्वतंत्र प्रभारियों को सहायता देने के लिए राज्य मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? और इन तीनों ग्रेड के अधिकारियों को यानी कि मंत्रियों को सहायता देने के लिए कौन होते हैं? यानी कि ये चतुर्थ श्रेणी के मंत्री हैं। कौन सी श्रेणी के मंत्री हैं? और चतुर्थ श्रेणी के मंत्री उपरोक्त सभी को क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है? मैं एक बात कह सकता हूं कि मंत्री परिषद जिसका वर्णन अनुच्छेद 74 में, इस मंत्री परिषद का मुखिया पीएम होता है। इस मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर महोदय होते हैं। इस मुखिया की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 75 के फर्स्ट के तहत। कौन से अनुच्छेद के तहत? तथा 75 के सेकंड के तहत। 75 के सेकंड के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति काय को शपथ दिलाते हैं? मंत्री परिषद के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। क्लियर है? मंत्री परिषद के सदस्यों का वर्णन कहां है? अनुच्छेद 74 में। फिर 352 में एक नया शब्द मिलता है जिसको कहते हैं मंत्रिमंडल। यानी कि उन मंत्री परिषद के समूहों में से एक कैटेगरी वालों को मंत्रिमंडल के सदस्य कहते हैं। क्लियर है? इनको सहयोग देने के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। समझ में आ गए? इनको समर्थन देने के लिए राज्य मंत्री होते हैं और इन सबको समर्थन करने के लिए कौन होते हैं? यहां तक कोई दिक्कत? इतना डाटा क्लियर है? क्लियर है ना? आगे बढ़े, चलिए साहब नेक्स्ट। तो भैया हम एक बात कह सकते हैं, जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सबको पता है कि मंत्री परिषद के सदस्यों को चुनने का अधिकार या उनको शपथ दिलाने का अधिकार पीएम की सलाह पर किसको है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को है जरूर, लेकिन राष्ट्रपति कैसे प्रमुख हैं?
वास्तविक प्रमुख है कि औपचारिक? औपचारिक प्रमुख है, यानी कि केवल औपचारिकता निभा रहे हैं। वास्तव में ये पद प्रधानमंत्री अपनी अनुशंसा से लोगों में वितरित कराते हैं, और ये उन्हीं लोगों को वितरित कराए जाते हैं जो लोकसभा की सीटों से जीत करके आए हैं। अब जब आप जिस सीट से जीत करके आए हैं तो आपकी जवाबदेही भी किसके प्रति होगी? उसी सीट के प्रति होगी। यानी कि हम एक बात डायरेक्ट कह सकते हैं कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे कौन? मंत्रिपरिषद के सदस्य। क्लियर है ये बात भाई? जिससे जीत करके आए हो उसी के प्रति जिम्मेवार हो गए। दूसरी बात, अगर आप, यानी कि आप मतलब कौन? मंत्रिपरिषद के सदस्य, विश्वास मत खो देते हैं तो सामूहिक इस्तीफा देना पड़ेगा आपको। क्या देना पड़ेगा? पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। अगर विश्वास मत खो देते हैं तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। ये विश्वास मत क्या होता है अभी आगे चल करके समझाएंगे, ठीक है ना। तीसरी बात, राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देने के लिए अनुच्छेद 74 के तहत एक मंत्रिपरिषद का गठन होता है, और जिसका मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति को सलाह और समर्थन देने के लिए अनुच्छेद 74 के तहत काय का निर्माण होता है? मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है, और इस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? पीएम होता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 ये कह रहा था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य है। ये हमने पढ़ा था पीछे भी। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा, सलाह से ही कार्य करेगा। ये बात किसमें जोड़ी गई थी? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 कहता है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसकी सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। यहां बात क्या कह रही है? सलाह से ही कार्य करेगा 42वें में। 44वें में बात क्या कह रही है? तो हमने क्या बताया था आपको? भारत में कोई भी कानून बनाना है तो कानून बनाने की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? कैसे होती है? क्या बना करके शुरू होती है? भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है भाई? अरे कानून बनाने की कानून बनाता कौन है भारत में? संसद। तो संसद के कोई भी सदन शुरू करेगा, और संसद के किसी भी सदन के द्वारा कैसे शुरू की जाती है? लिखित में कुछ कहते हैं उसको कि नहीं कहते हैं? अरे बुद्धि मर गई है क्या तुम्हारी? किस पर हस्ताक्षर कर देने के बाद राष्ट्रपति की वह कानून बन जाता है? अरे कोई विधेयक लाते हैं कि नहीं लाते? विधेयक कौन लाता है? संसद का कोई भी सदन, लोकसभा या, और जिस दिन उस विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है उसी दिन से वो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? मैं कहा पढ़ लोगे कि टूटोगे? हाथों टुड़वाओगे? होश ही नहीं बिल्कुल, पता ही ना तुम्हें। तो वो यही कहना चाह रहा है कि जो विधेयक लाया जाता है तो क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि लोकसभा लेकर के आई, लोकसभा ने पास कर दिया, उसके बाद राज्यसभा ने भी पास कर दिया, और उसके बाद गया राष्ट्रपति के पास। किसके पास गया? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। यानी कि मंत्रिपरिषद को अगर वो अपने अनुकूल लग रहा है तो कह देंगे राष्ट्रपति से सिग्नेचर कर दो, और अनुकूल नहीं लग रहा है तो सिग्नेचर मत करो। यही बात है, कुछ और है, क्योंकि सलाह से ही कार्य करेगा। अब उसको इतना बुरी तरीके से तुम बांध दोगे तो फिर काय का राष्ट्रपति? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में उसको छूट दी गई कि भाई कुछ मौका तो उसको दो, और उनको कुछ मौका मिला, राष्ट्रपति महोदय को कुछ मौका मिला। और क्या मौका मिला कि एक बार लोकसभा ने और राज्यसभा ने पारित कर दिया है कोई भी विधेयक और राष्ट्रपति साहब के पास गया है, तो राष्ट्रपति उसे एक बार पुनर्विचार के लिए चाहें तो भेज सकते हैं कि भाई साहब इसमें कुछ त्रुटियां हैं, इनको देख लो। लेकिन ये काम केवल एक बार ही कर सकते हैं। दूसरी बार पुनर्विचार के बाद अगर उन्होंने बात को दोहरा करके कह दिया है तो पुनर्विचार के बाद जो भी सलाह दी जाएगी उस सलाह को राष्ट्रपति महोदय मानने के लिए क्या होंगे? बाध्य होंगे। लेकिन समय सीमा का उल्लेख नहीं है। यही बहुत है, समय सीमा का उल्लेख नहीं है। जेब में डाल के छोड़ देंगे, जेबो बीटो।
6 महीने ही तो निकालने हैं, विधेयक ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट, मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए भैया? भारत का नागरिक होना चाहिए। मंत्री परिषद का सदस्य होने का मतलब होता है लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी का भी सदस्य हो जाना। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी का भी सदस्य हो जाना। अगर लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम उम्र पूछी जाएगी तो 25 वर्ष है, वहीं राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम उम्र कितनी है? 30 वर्ष है। और राष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र कितनी है? और यही कारण होता है कि लोकसभा को नव युवकों का सदन बोला जाता है और राज्यसभा को बुजुर्गों का सदन कहा जाता है। बुजुर्गों का या पढ़े लिखे लोगों का सदन राज्यसभा और नव युवकों का सदन कौन? लोकसभा। उच्चतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। ठीक है? राज्यसभा का चुनाव आपको लड़ना है तो कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30, मैक्सिमम नो लिमिट। लोकसभा का लड़ना है तो उम्र कम से कम 25, मैक्सिमम नो लिमिट। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो न्यूनतम कितनी? 35, मैक्सिमम नो लिमिट। प्रधानमंत्री आपको बनना है तो न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? अरे 25। प्रधानमंत्री राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी भी सदन का हो सकता है। मोस्टली होता लोकसभा का है। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा का व्यक्ति कभी प्रधानमंत्री नहीं बने हो, 2 बने हैं। मैडम इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी जब प्रधानमंत्री बनी थी। मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे जब प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है ना? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। और कुछ है? अभी प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष। कितने? क्लियर है? चलिए साहब, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोई भी जो लोकसभा का सदस्य बना है, जिसको शपथ दिला दी गई है, अगर वो संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर अपनी सीट हासिल करनी पड़ेगी। अगली बात, मंत्री परिषद के अध्यक्ष के तौर पर पीएम को देखते हैं। ये बात पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं हम। जैसे लोकसभा की बात की जा रही है, 545 पद हैं, तो जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद क्या है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा नहीं हो सकती है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जैसे वर्तमान में 545 है, गुणा 15 बट्टे अगर हम 100 करेंगे, पन्ना 75 के 5 हंस लगी 7, 15 चौका 60 और 7 67, पन्ना 75, 75 और 6 कितना हो जाएगा? 81, 81.75। अब आदमियों को काट काट करके तो मंत्री नहीं बना सकते, यानी कि हम क्या कह देंगे? 82। यानी कि हमारी मंत्री परिषद में इस समय पर मंत्रियों की संख्या 82, 82 से ज्यादा किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती। क्लियर है? क्लियर है ना? नेक्स्ट, अगली बात, एक अर्थशास्त्री है केशंथानम। केशंथानम कहते हैं ने सुपर कैबिनेट कहा है किसी को कहा है? योजना आयोग या नीति आयोग को। केशंथानम ने किसे सुपर कैबिनेट के नाम से नवाजा है? तो योजना आयोग या नीति आयोग। यह वही योजना आयोग या नीति आयोग है जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी। किचन कैबिनेट किसे कहते हैं? पीएम मंत्रियों के परिवार तथा सगे संबंधियों को अगर अपने कुनबे में शामिल करता चला जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? किचन कैबिनेट। अतिरिक्त प्रभार क्या होता है? एक कैबिनेट मंत्री जब एक से अधिक मंत्रालय को देखता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इसको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। प्रभार यानी कि बोझ, अलग से बोझ दे दिया गया कि जो काम करना पड़ेगा। अगर आपको
सक्षम मान करके अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। आपसे यह उम्मीद रखी गई थी कि आप एक नहीं दो दो काम कर सकते हैं, और आप अगर वो काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जो अतिरिक्त काम दिया गया है उसको आपसे छीन लिया जाएगा, और छीनने के बाद वो काम यानी कि आपके अयोग्य होने पर वो काम मंत्रालय सीधे पीएम ऑफिस को सौंप देगा, और पीएम ऑफिस में से काम बच करके नहीं जा सकता, क्योंकि ना इस देश को पीएम चलाते हैं ना इस देश को सीएम चलाते हैं। इस देश को चलाने वाले व्यक्ति हैं आईएएस। पीएमओ जिसको बोला जाता है वो पूरा का पूरा भरा पड़ा है आईएएस से। ये मंत्री जितने भी दो चार शब्द टूटे फूटे बोलते भी हैं जब कभी भी देशों के संबोधन के नाम पर, हालांकि आज के देश में तो 10-15 साल से देखने को ही नहीं मिल रहा कि देश के नाम संबोधन हो रहा हो। भाई और बहनों के नाम संबोधन होता है, बात खत्म। लेकिन फिर भी जो देखने को मिलते हैं वो शब्द भी किसके द्वारा गढ़े जाते हैं? आईएएसओ के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद यानी कि कार्यपालिका। मंत्रिपरिषद मतलब कौन हो गया, समझ गए ना? मंत्रिपरिषद यानी कि कार्यपालिका सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेवार होती है? तो लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होती है, अर्थात कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेवार होती है। बताए थे नहीं बातें? दूसरी बात है मंत्रिपरिषद यानी कि कार्यपालिका व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेवार होगी? तो राष्ट्रपति के। किसके प्रति होगी? यानी कि राष्ट्रपति ही वह व्यक्ति है जो खुफिया सवाल मंत्रिपरिषद से पूछ सकता है। ठीक है ना? नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद के किसी व्यक्ति का निर्णय व्यक्तिगत नहीं होता है, सामूहिक होता है। अलग कोई भी गलत निर्णय ले लिया है और अगर इस्तीफा देना पड़ रहा है तो अकेला वो मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, पूरी मंत्रिपरिषद। लेकिन आजकल निर्लज्ज लोग बैठे हुए हैं इन पदों पर। इस्तीफा देवे की बात कर रहे हो, बुझो करा कैसे मिल जाए, बोल्ट कस लो नीचे, बोल्ट हटूंगा ही नहीं पे। नेक्स्ट, पीएम की मृत्यु या त्याग पत्र देने पर मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। अगर पीएम की मृत्यु हो जाए या पीएम क्या दे दे, त्याग पत्र दे दे, तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगा। मंत्रिपरिषद भंग हो जाने का मतलब ये नहीं चुनाव दोबारा से कराने पड़े, चुनाव दोबारा नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा, दूसरी मंत्रिपरिषद बनेगी। यानी कि जितनी भी पार्टियां हैं उनको दोबारा से मौका दिया जाएगा कि तुम में से कौन गठबंधन करके आगे आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, पीएम त्याग पत्र कब देंगे? तो पीएम त्याग पत्र देते हैं अनुच्छेद 75 थर्ड के सेट, 75 थर्ड के सेट, जब वो लोकसभा में अपना बहुमत खो देते हैं। अगर लोकसभा में उन्होंने अपना बहुमत खो दिया है तो इसका मतलब है कि उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा। क्लियर है? अगर लोकसभा में उन्होंने अपना बहुमत खो दिया है तो उनको अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। अगली बात, प्रधानमंत्री आमतौर पर लोकसभा का सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, परंतु वह राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, और ऐसा हमने देखा भी है इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह के समय में। ठीक है, मनमोहन सिंह जिस समय प्रधानमंत्री बनाए गए थे देश के, उस समय पर वह असम राज्य से राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट, ये प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु 35 वर्ष नहीं है बल्कि 25 वर्ष है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। हमारी संसदीय व्यवस्था में कितने प्रमुख होते हैं? 2 प्रमुख होते हैं। कौन कौन से? एक वास्तविक प्रमुख होते हैं और एक औपचारिक प्रमुख होते हैं। वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री, और औपचारिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीएम त्याग पत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देंगे। पीएम का वेतन एक सांसद के वेतन के अनुकूल होता है तथा भत्ता उनको उसी के अनुसार दिया जाता है, और इन चीजों का वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 75 के 6 में। और अनुच्छेद 75 के 6ठे भाग के तहत पीएम को जो वेतन दिया जाता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। कहां से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से दिया जाता है। वेतनों की बात करें तो प्रधानमंत्री का वेतन 1,60,000, राष्ट्रपति का 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 3.5 लाख और राज्यपाल का 3.5 लाख। अब आप कहेंगे कि 1,60,000 रुपए के लिए इतना चचोल है क्या? नहीं, 1,60,000 रुपए तो एक दिन का मशरूम नहीं आता भैया। ये चचोल 1,60,000 के लिए नहीं है।
यानी कि चचोल इस वेतन के लिए नहीं है, ये चचोल इस भत्ते के लिए है। वेतन तो कुछ भी नहीं, गुजारा है, मेन काम तो भत्ता है। भत्ते के नाम पर आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं। आप सुपीरियर है तो आपको उसी के हिसाब से आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा 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 पता नहीं कैसा कैसा भेष, कुछ भी कर सकते हैं। अब भत्ते के नाम पर अपना निजी विमान निकाल सकते हैं, निजी जेट, वे भत्ते के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो लड़ाई वेतन की है ही नहीं, लड़ाई किसकी है? भत्ते की है। वेतन की लड़ाई तो आम नागरिक लड़ता है, वेतन की लड़ाई आम नागरिक लड़ता है। मंत्री कभी भी वेतन की लड़ाई नहीं लड़ते, उनकी लड़ाई होती है भत्ते की लड़ाई। कई बार आपने देखा होगा कि फलाने मंत्री ने अपना इस महीने का वेतन जनसंख्या को, मतलब वहां की आवाम को क्या कर दिया है? गिफ्ट कर दिया। अबे निठल्ले, वेतन मत दे, भत्ता छोड़ दे, बस अपना भत्ता। वेतन छोड़ने से होना क्या है? कुछ नहीं, समझ रहे ना? नेक्स्ट, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अंतरराज्यीय परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ये दोनों चीजें हमको इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलेंगे, उस समय पर इनकी डिटेल चलेगी जब इकोनॉमिक्स चलेगी। एनडीए की सरकार का मतलब हो जाता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका नेतृत्व कौन करता है? बीजेपी। और इस गठबंधन का गठन कब हुआ था? 1998 में। यूपीए की सरकार का मतलब होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसका नेतृत्व कौन करती है? कांग्रेस। और ये गठबंधन कब बना था? 2004 में। वर्तमान में इस संप्रंग को नाम को चेंज कर दिया गया है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कर दिया गया है। इसी को आजकल महागठबंधन के नाम से भी जाना जाने लगा है, महागठबंधन। ठीक है, नेक्स्ट। क्या जरूरत पड़ गई कि बीजेपी एनडीए बन गया और कांग्रेस यूपीए बन गया? ऐसी क्या जरूरतें पड़ी कि बीजेपी को एनडीए बनना पड़ा और कांग्रेस को यूपीए बनना पड़ा? तो इसके पीछे बहुत सारी जरूरतें पड़ी, समझते हैं। लोकसभा के जब भी चुनाव होते हैं तो लोकसभा में बहुमत पाने का मतलब हो जाता है 272 प्लस सीटों का लाना। कितनी सीटों का लेकर के आना? 272 प्लस सीटों का लेकर के आना। कितनी सीटों का लेकर के आना? 272 प्लस। यहां आपको पता चल रहा होगा कि ये जो बात लिखी हुई है, ये वर्ष है, ये कांग्रेस की बात हो रही है, ये बीजेपी के बारे में बात हो रही है, और ये जनता दल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, बात 1989 की है।
1989 में चुनाव हुआ था और इस चुनाव में कांग्रेस को 195 वोट मिले थे। सीट को 89 सीटें बीजेपी को मिली और जनता दल को 142 सीट। आपको सरकार बनानी है तो कितनी वोट चाहिए, आपको कितनी सीटें चाहिए? 272 प्लस, 272 से ज्यादा चाहिए। लेकिन इनमें से किसी भी दल के पास क्या 272 सीटें हो पा रही हैं? नहीं हो पा रही, नहीं हो पा रही हैं। हुआ क्या कि इसी दौर में कांग्रेस ने छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करने के बाद अपनी सरकार बनाई। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और कुछ ही समय बाद राजीव गांधी पर एक घोटाला बन लग गया जिसे बोफोर्स घोटाले के नाम से जाना जाता है। बोफोर्स घोटाले का 2014 में भी बड़ा जिक्र हुआ था। वो बात अलग है कि इनमें से कोई भी घोटाला कांग्रेस के ऊपर आज तक साबित नहीं हो पाया। लेकिन एक बात हुई कि जब इनमें से किसी भी पार्टी का प्रमुखत्व दायित्व नहीं था सरकार बनाने का, तो सरकार कांग्रेस ने बनाई थी और सरकार बनाई थी गठबंधन से, और गठबंधन की सरकार में से कुछ लोग उनके साथ समर्थन में रहे और पता चला कि अगले ही 2 साल बाद समर्थन वापस करके वापस चले गए। जिन लोगों ने समर्थन दिया है और वही लोग अब छोड़ करके जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? समर्थन का देना और समर्थन का वापस लेना, ये दोनों ही चीजें उनके लिए क्या बन चुकी हैं? खिलवाड़ बन चुकी हैं। जब चाहे जिसको समर्थन दें और जब चाहे समर्थन को वापस ले लें। परिणाम यह हुआ कि 1991 में दोबारा से चुनाव हुए। कांग्रेस 244 सीटें लेकर के आई, बीजेपी 120 सीटें लेकर के आई और जनता दल 59 सीटें लेकर के आया। आप अभी बात समझ करके चलिएगा, बीजेपी सबसे पहली बार जिस दल के साथ मिली थी वो जनता दल था। वह जनता दल जिसकी सीटों की संख्या 142 कांग्रेस की टक्कर में थी। अगले ही चुनाव में बीजेपी जनता दल की सीटों को खा गई, क्योंकि कांग्रेस की तो बड़ी है, घटी नहीं। जनता दल की सीटों को खा गई। ये बीजेपी की बड़ी पुरानी पृष्ठभूमि है। बीजेपी में आज तक जो भी पार्टी गठबंधन करके गई है, जिंदा नहीं बच करके आई, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी। आप इतिहास उठा लो बीजेपी का, जिस किसी भी पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन हुआ है वो पार्टी खत्म समझो। आज तक कोई भी पार्टी बाहर वापस नहीं निकली। खैर, राजनीतिक बातें हमें क्या लेना देना से, आगे बढ़ते हैं। 244 सीटें लेकर के कांग्रेस आई, 120 बीजेपी लेकर के आई और जनता दल 59 सीटें लेकर के आया। सरकार अभी भी किसी की नहीं बन रही है, क्योंकि अभी भी क्या चाहिए? इसको भी बहुमत के लिए चाहिए, इनको भी चाहिए। तो फिर से गठबंधन की सरकार बनी। गठबंधन की सरकार चलाना इस समय बड़ा मुश्किल हो गया, और यही वो दौर था जिस समय पर अटल बिहारी वाजपेयी अपनी राजनीति को चमका गए। साल आया 1996। 1996 में चुनाव हुए। कांग्रेस को सीट मिली 140। कांग्रेस का आंकड़ा गिर गया। बीजेपी को सीट मिली 161। बीजेपी का आंकड़ा बढ़ गया। जनता दल को सीट मिली 46 और अगले चुनाव में जनता दल सुहा 6 और अगले चुनाव में जनता दल 100 बड़ा 0। उन्नीस सौ 96 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। यह कार्यकाल 13 दिन का था। किसी भी प्रधानमंत्री के लिए एक कार्यकाल का यह सबसे छोटा समय था। अटल बिहारी वाजपेयी के समय की बीजेपी की तुलना आप आज की बीजेपी से मत कीजिएगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के जो पैमाने हैं वो आज की बीजेपी से बिल्कुल हट करके हैं।
अटल बिहारी वाजपेयी की तोड़ नहीं थी कोई भी। वो नेता है जो वाकई में एक राष्ट्रीय नेता को होना चाहिए। हाँ जी, पहली बार 13 दिन के लिए बने। इसी को तो कहते हैं राजनीति। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। राजनीति में पिता पुत्र का नहीं होता, पुत्र पिता का नहीं होता। 13 दिन की समर्थन की सरकार राष्ट्रपति को लगा, मैंने क्या बताया था, राष्ट्रपति अपने आधार पर अगर उसको ऐसा लगता है, अनुभूति होती है, तो वो उसको प्रधानमंत्री चुन सकता है। 140, 161, 40 किसको प्रधानमंत्री बनाए राष्ट्रपति? इन्हीं को बनाना पड़ेगा। और इनको बना तो दिया, लेकिन ये अपना क्या नहीं कर पाए, सिद्धि नहीं कर पाए बहुमत। परिणाम क्या हुआ? सरकार गिर गई 13 दिन बाद ही। हुआ क्या? खेला खेल दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने क्या कर दिया? कांग्रेस को लग गया कि अब हमारा तो कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना ही नहीं है, इनमें से कोई हमको समर्थन देगा नहीं, इनकी आपस में पेच पसी हुई है, क्यों ना ऐसा करें कि इनमें टुकड़े टुकड़े करवा डालें। करवा दिए। कांग्रेस ने क्या किया? समर्थन दे दिया जनता दल को। जनता दल के उस समय पर व्यक्ति होते थे एसडी देवगौड़ा साहब। एसडी देवगौड़ा साहब को 1966-67 में देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। और इसी के आधार पर यह तय हुआ कि आधा कार्यकाल आप रखिएगा, कुछ समय हम रखेंगे। अगली साल समय नंबर आया किसका? इंद्र कुमार गुजराल का। ये कांग्रेस से थे। अब इनको प्रधानमंत्री बना दिए गए 97-98 में। जब इस तरीके की खिचड़ी पकती है तो इस खिचड़ी में क्या होता है, जिस कुत्ते के पल्ले पड़ गई वही हड्डी लेकर के भाग जाएगा। और यही हुआ, देश में खिचड़ी पकने लगी। जिसके मन में आए वो सरकार बनाए, जिधर जो चाहे उधर लुढ़क जाए, क्योंकि इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। 1998 में एनडीए की सरकार बनी। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समझ में इतनी बात आ गई कि इसी तरीके से छोटे छोटे दल स्वतंत्र रहे तो इस देश का कुछ नहीं होने वाला है। ये स्वतंत्र दल जब चाहेंगे तब जाकर के किसी में भी मिल जाएंगे, और जब चाहेंगे तब किसी में से भी अपना समर्थन वापस ले लेंगे। तो ऐसे करके तो देश संचालित ही नहीं हो सकता। और जब देश संचालन नहीं हो सकता तो क्या किया जाए? अपने आप को बड़ा किया जाए। और बड़ा किया जाए का मतलब क्या है? बीजेपी का टैग हटा करके टैग लगा एनडीए। काय का? एनडीए का मतलब यह है कि अब चुनाव लड़ने से पहले ही हमने अपनी एक अलायंस बना ली है, आप में से जो भी आना चाहता है अभी आ जाओ। अभी आ जाएगा और बाद में जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? उसके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा उसको। अब सीट तो उसी की बनी रहेगी ना जिस अलायंस की है, ठीक है ना? यानी कि ये खेला खत्म हो जाएगा। इन चीजों से बचने के लिए एनडीए और यूपीए का गठन किया गया था। समझ में आ गई बात? 1998 में कांग्रेस की 141 सीटें आई, बीजेपी की 182, जनता दल हो गया 6 पर सिमट करके रह गया। 13 माह के बाद जयललिता ने, इस समय कौन प्रधानमंत्री बने थे 1998 में? इस समय भी प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी आप सभी लोगों को याद हो तो 1999 कारगिल युद्ध इन्हीं के समय में, इसी समय हुआ था। लेकिन 13 महीने के बाद जयललिता जी ने समर्थन वापस ले लिया और वाजपेयी जी की सरकार फिर से गिर गई। समय आया 1999। कौन सा? 114 सीटों पर सिमट करके रह गई कांग्रेस। और अब 182 सीटें आई, लेकिन ये सीटें अब बीजेपी की सीटें नहीं थी, ये सीटें एनडीए की सीटें थी। वाजपेयी जी की सरकार तो बनी 1999 में, लेकिन ये सरकार इतनी खिचड़ियों से बनी हुई थी कि इस खिचड़ी को पकाते पकाते अटल बिहारी वाजपेयी जी चले गए। और इसीलिए 2004 में जब चुनाव लड़ने के लिए वो उतरे तो उन्होंने सबसे पहली बात एक ही कही थी कि मुझे एक बार और मौका दिया जाए। जनता नहीं सुन पाई क्योंकि खिचड़ी ज्यादा पक चुकी थी। और 2004 में मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि 2002 में कांग्रेस ने भी
अपना पलटा स्वाफ कर दिया था और नाम रख दिया था अपना क्या, यूपीए। ठीक है। ये देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका कार्यकाल है क्रम से। नर के मन में अटका इंद्र, गौड़ बिहारी नरसिंह चंद्र, विश्वनाथ राजीव और इंद्र, चरण मुरारी लाल जवाहर। ये देश के प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल है। नर से मतलब है नरेंद्र मोदी, जिनका कार्यकाल 2014 से अभी तक जारी है। स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाले ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। इनसे पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सभी का जन्म परतंत्र भारत में हुआ है। यही पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। ठीक है। मन से मतलब है मनमोहन सिंह, कार्यकाल 2004 से 2014 तक रहा है। अटका से मतलब है अटल बिहारी वाजपेयी। आप सभी लोगों को पता ही है कि एक कार्यकाल में सबसे छोटा शासनकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी का। पहली बार में 13 दिन का, दूसरी बार में 13 महीने का और तीसरी बार में जाकर के पूरे 5 साल का। ठीक है। 1998 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। भारतीय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठन की पहली सरकार इन्होंने बनाई थी। इंद्र से मतलब है इंद्र कुमार गुजराल, 1997-1998 में रहे। गौड़ से मतलब है SD देवगौड़ा, 96 से 97। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय विधानसभा के सदस्य थे, लोकसभा के भी नहीं थे, राज्यसभा के भी नहीं थे। किसके सदस्य थे? यानी कि संसद के सदस्य भी नहीं थे, फिर भी प्रधानमंत्री बना दिए गए। समझ गए ना? क्लियर है? नेक्स्ट, बिहारी से मतलब अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन, सबसे छोटा कार्यकाल, बता चुके हैं पहले ही। नरसिंह राव, नरसिंह से मतलब है PV नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव, 1991 से 1996 आर्थिक सुधारों को लागू करने वाले प्रधानमंत्री इनको जाना जाता है। इनकी समय में ही पहली बार मनमोहन सिंह को देखा गया था, इन्हीं के समय में। और इन्हीं के समय में LPG सिस्टम लागू किया गया था, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इस पर भी बहुत बड़े पैमाने पर डिस्कशन होना है, लेकिन वो डिस्कशन भी इकोनॉमिक्स में जाकर होगा। ठीक है। इनसे पहले प्रधानमंत्री थे देश के चंद्रशेखर, 1990-91। उनसे पहले थे विश्वनाथ प्रताप सिंह नाम था पूरा, 1989 से 90। अविश्वास प्रस्ताव दोबारा हटने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, किस प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है। नेक्स्ट, राजीव से मतलब राजीव गांधी है, 1984 से 89। इंदर से मतलब इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी का पहला कार्यकाल 1966 से 1977, 11 वर्ष का रहा। दूसरा कार्यकाल 1980 से 84, 4 वर्ष का रहा। टोटल कार्यकाल 15 वर्ष का। इनसे पहले देश के प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 को देश के प्रधानमंत्री बने थे। 14 जनवरी 1980 को इंदिरा गांधी ने समर्थन वापस ले लिया था। ये ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो एक भी दिन लोकसभा में नहीं जा पाए। ऑफ सीजन चल रहा था, सत्र बंद थे, सत्र चालू होते उससे पहले ही इंदिरा गांधी ने समर्थन वापस ले लिया। इनसे पहले देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, 1977 से 1979। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की होंगे। इनसे पहले कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बना था जो कांग्रेस से ना हो। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी या मोरारी लाल या मोरारजी देसाई थे। लाल से लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री बने थे। 11 जनवरी 1966 को पद पर रहते हुए ताशकंद
आजकल का अफगानिस्तान में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु आज तक रहस्य का विषय बनी हुई है। काश इस देश को आज भी लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री मिले होते। गजब ही लेवल था आदमी का, गजब। मतलब इस व्यक्ति ने अगर खाना भी खाया तो वो भी भत्ते से नहीं खाया, वो भी अपने वेतन से खाया। इस व्यक्ति के पास 2 कुर्ते के अलावा तीसरा कुर्ता तक नहीं था, 1 कोटी के अलावा दूसरी कोटी तक नहीं थी। देश उन स्थितियों से गुजर करके बाहर निकला है जिनके बारे में सोचेंगे ना आप तो रूह खड़ी हो जाएगी। आज स्टैंड पर खड़े होकर के ये बकलोली कर देना, क्या किया किसी ने, क्या किया उसने, क्या किया उसने, क्या किया उसने, ये उसी के समतुल्य है कि हम अपने पिता से लगातार पूछ रहे हैं क्या किया तुमने। अरे तुमको पैदा कर दिया और क्या करें। ये आज खड़े होकर के कह पा रहे हैं, लेकिन उस दौर के बारे में जब सोचेंगे ना तो गले में फांसी नजर आएगी। और देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को देश के पहले प्रधानमंत्री बने और 27 मई 1964 तक सर्वाधिक समय देश के प्रधानमंत्री बने रहे 4 कार्यकालों में। ठीक है, नेक्स्ट। लाल बहादुर शास्त्री 27 मई 1964 से 9 जून 1964 और 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 2 कार्यकाल के लिए लगातार अलग अलग प्रधानमंत्री बने थे। गुलजारी लाल नंदा 2 बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। ये सबसे वृद्ध व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री पद पर बैठे थे। सबसे लंबा कार्यकाल नेहरू जी का रहा। एक बार में सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई बने। कौन से पार्टी से थे? जनता दल से। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद में कभी हिस्सा ही नहीं लिया चौधरी चरण सिंह थे। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में हुए थे। और अंतरिम सरकार ने कब से कब तक कार्य किया था? 1943 से 1900। इन सारे सब्जेक्ट पर हम बहुत पहले से ही पुरानी सभी क्लासेस में डिस्कशन कर चुके हैं। अंतरिम सरकार का पूरा डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं। प्रथम लोक चुनाव का ये कर चुके हैं, ये कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं देश के उप प्रधानमंत्रियों की। तो सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे कि ये जो उप प्रधानमंत्री का पद है ये राजनीतिक पद है, इसका संविधान में कहीं कोई वर्णन नहीं है। भारत का कोई उप प्रधानमंत्री होगा ऐसा संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। केवल ये एक लॉलीपॉप है जिस लॉलीपॉप के द्वारा क्या किया जाता है, अपने ही किसी असिस्टेंट को बचा करके रखते हैं कि हाँ टेंशन मत ले तू ये मेवात। जैसे मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री का कोई लॉजिक है? कोई काम कर पाता है वो? पर मन में आशा भर दे ना उप मुख्यमंत्री। और कई बार तो एक एक ही राज्य में 3-3 उप मुख्यमंत्री। ये क्या है? ये वो लॉलीपॉप है जिसको चूसने वाला जिंदगी भर चूसता रहेगा, रस कभी नहीं निकलेगा। वैसे ही उप प्रधानमंत्री का कोई पद है ही नहीं। ये भी इसी प्रकार का क्या है, एक लॉलीपॉप है जो राजनीति में लगातार बढ़ता रहता है। तो उप प्रधानमंत्री के पद का विवरण संविधान में नहीं था। ये क्या है? एक राजनीतिक पद है। सबसे पहली बार यानी कि प्रथम उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिनकी मृत्यु हो गई थी 1950 में। उप प्रधानमंत्री के पद का वर्णन संविधान में नहीं है। अब तक कितने व्यक्ति उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं? 7। सबसे पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरे मोरारजी देसाई। तीसरे चौधरी चरण सिंह। चौथे जगजीवन राम। 5वें वीवी चौहान। 6ठे देवी लाल और 7वें लाल कृष्ण अडवाणी। अब तक के सबसे अंतिम
उप प्रधानमंत्री हैं, इनके बाद किसी भी व्यक्ति को ये लॉलीपॉप नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, अब हम वर्णन करेंगे उन पदों के बारे में जिन पदों की भर्ती पीएम की सिफारिश पर होती है। पीएम की सिफारिश पर होती है, लेकिन भर्ती करते कौन है? राष्ट्रपति महोदय। कौन कौन से पद हैं? एक है कैग का पद, कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दूसरा पद यूपीएससी अध्यक्ष का है, यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो परीक्षा कराता है भारत की ए ग्रेड की सारी, जैसे आईएएस की परीक्षा, सीडीएस की परीक्षा, है ना, इस टाइप की जितनी भी एनडीए की परीक्षा, ये सारी परीक्षाएं कौन कराता है? यूपीएससी। और एक पद है अटॉर्नी जनरल का। ठीक है, चलिएगा आगे, इन तीनों पदों के बारे में अभी हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में तुलना की गई है। प्रधानमंत्री का वर्णन अनुच्छेद 74 और मुख्यमंत्री का 163। राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत है, पढ़ा चुके हैं पूरी। राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां 161, लेकिन राज्यपाल को कौन सी क्षमादान शक्तियां प्राप्त नहीं है? बताया था बहुत अच्छी तरीके से, बताओ फटाफट से। एक तो मृत्यु दंड माफ नहीं कर सकते, और अरे सेना का जो कोर्ट मार्शल होता है उस पर नहीं बोल सकते। ने एक आध पढ़ियाओ करो कि हड्डी तोड़वा के मानो। हाँ? मान्यवादी अनुच्छेद 76, महाधिवक्ता 165, संसद, राज्यसभा, लोकसभा तीनों के बारे में पढ़ेंगे। संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। राज्य की संसद विधानमंडल को कहते हैं, राज्य की राज्यसभा विधान परिषद को, और राज्य की लोकसभा किसको कहते हैं? विधानसभा को। विधानमंडल का वर्णन 168, विधान परिषद का 169 और विधानसभा का 100। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है क्या? संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। राज्य की संसद विधानमंडल, राज्य की राज्यसभा विधान परिषद, राज्य की लोकसभा विधानसभा। विधानमंडल 168, विधान परिषद 169, विधानसभा 100। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? अब आगे नया पार्ट स्टार्ट होगा इसमें, जिसका नाम रहेगा महान्यायवादी। क्या नाम है? महान्यायवादी। करा दें इसको भी कंप्लीट, छोटा सा ये टॉपिक, क्या ज्यादा हो गया? कर दें? चलिए साहब, महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल बोला जाता है। महान्यायवादी का बर्डन कहां है? अनुच्छेद 76 में। महान्यायवादी का बर्डन कहां है? अनुच्छेद 76 में है। अभी हमने बताया था पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। वही कह रहा है नियुक्ति कौन करते हैं? तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। पीएम की क्या कार्य है इसका? भारत सरकार को कानूनी मामलों में सहायता देने के लिए एक वकील होता है, जिसको हम महान्यायवादी कहते हैं। भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए एक वकील होता है, यानी कि भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने वाला वकील कौन होता है? हम कहेंगे महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, एजी। क्लियर है? क्लियर है? महान्यायवादी की योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होती है। योग्यता किसके बराबर होती है? महान्यायवादी की योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होती है। महान्यायवादी का जो पद है वो भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी का पद है। ये क्वेश्चन तमाम बार पूछा जा चुका है, तमाम बार, हर प्रकार के एग्जाम में, ग्रे ग्रुप डी से लेकर के आईएएस तक हर जगह पूछा जा चुका क्वेश्चन। भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? महान्यायवादी। भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर। भारत सरकार का
वकील किसको कहा जाता है? महान्यायवादी को। महान्यायवादी का बर्डन कहां है? अनुच्छेद 76 में। महान्यायवादी का जो पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। ये भी क्वेश्चन तमाम बार पूछा जा चुका है, कौन सा पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है? तो कई पद आते हैं इसमें, एक महान्यायवादी का ही आता है, एक कैग का आता है, एक राज्यपाल का आता है। इन पदों पर राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको बिठा सकता है। ठीक है ना, क्लियर है? जो पद जिसको चाहे उसको बिठा दे, इसका मतलब होता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। ठीक है, अगली बात, चूंकि महान्यायवादी अकेला सारे काम नहीं कर सकता, क्योंकि इतना काम भारत सरकार का, अकेला वकील कैसे काम कर लेगा? यहां तो पता यह चलता है कि कोई भी एरा गैरा नत्थू गैरा जाकर के भारत सरकार पर केस ठोक देता है। हम कोचिंग चलाते थे जलेसर में, वहीं एक गांव है छोटा सा हट करके, और उस गांव के एक अंकल हमने देखे, आप 365 दिन में से छुट्टी के दिन काट दीजिए बस, बाकी के प्रत्येक दिन एक व्यक्ति आपको कोर्ट पर ही मिलेगा, और वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर। वो कभी भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा ठोक देता है, कभी राज्य सरकार के खिलाफ मुकदमा ठोक देता है, कभी अपने पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा ठोक देता है, कभी कोई चलता हुआ उसे नमस्ते नहीं कर गया तो उससे भी मुकदमा लगा देगा वो, और कोई जोर से नमस्ते कर गया तो उससे भी मुकदमा लगा देगा। ओवरऑल बात यह है कि उसको कोई दूसरा काम है ही नहीं, उसको बस मुकदमा लगाना है। वो हमेशा तत्पर आपको वही मिलेगा। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं, तो फिर कैसे निपटा जाए? तो इसका मतलब क्या है कि कुछ असिस्टेंटों की आवश्यकता होगी, और जो असिस्टेंटों की आवश्यकता होगी तो इसी के लिए महान्यायवादी के लिए कुछ असिस्टेंट होते हैं, यानी कि सहायता देने के लिए होते हैं, जिसको कहते हैं सॉलिसिटर जनरल। क्या कहते हैं? जहां महान्यायवादी की योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होनी चाहिए, वहीं सॉलिसिटर जनरल की योग्यता हाई कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, महान्यायवादी जहां प्रथम विधि अधिकारी है, वहीं सॉलिसिटर जनरल दूसरा विधि अधिकारी है। पहला कौन है? महान्यायवादी, और दूसरा कौन है? सॉलिसिटर जनरल। क्लियर है? महान्यायवादी को प्रधान पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि महान्यायाधिकर्ता भी कहा जाता है। किसको? महान्यायवादी को। ठीक है, भारत सरकार पर कोई केस नहीं किया जाएगा तो सरकार की तरफ से उसकी पैरवी कौन करेगा? महान्यायवादी करता है। महान्यायवादी सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट, भारत सरकार के अंडर में एक न्यायवादी, महान्यायवादी, एक सॉलिसिटर जनरल और 4 उसके असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल होते हैं, जो भारत सरकार के केसों की पैरवी करते हैं। ठीक है, महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन के लिए, कर्तव्य पालन क्या है इसका? भारत सरकार को क्या दे रहा है? कानूनी सलाह, और उसके क्या लड़ रहा है? केस। ये इसका क्या है? कर्तव्य। अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी और किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है। कहीं भी जा सकता है और किसी भी न्यायालय में बैठ करके जज की भूमिका निभा सकता है, सुनवाई करने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट, महान्यायवादी आर्टिकल 88, कौन सा? आर्टिकल 88 संसद का सदस्य नहीं होता है। आर्टिकल 88 में ऐसा बर्डन है कि जो महान्यायवादी है वो संसद का सदस्य, बावजूद इसके परंतु वह सदन की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, भाग भी ले सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता है। वोट डालने का अधिकार इसको नहीं होता है। ये क्वेश्चन 50 जगह पूछा गया है। कौन संसद का सदस्य नहीं है, फिर भी संसद की बैठकों में भाग ले लेता है, बोल भी सकता है, वोट नहीं डाल सकता है? महान्यायवादी। क्लियर है? क्लियर है ना? नेक्स्ट, महान्यायवादी को पदच्युत करने का अधिकार किसके पास है? क्योंकि इसको चुन भी कौन रहा है और इसका पद कैसा है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट,
अगली बात, जो महान्यायवादी होता है वो सरकारी केसों के अलावा प्राइवेट केस भी लड़ सकता है, और यही कारण होता है कि महान्यायवादी को कोई वेतन नहीं दिया जाता, क्योंकि उसको प्राइवेट केस लड़ने की छूट होती है। और जिस पर टैग लग गया महान्यायवादी का, बाकायदा तो सब लोग भागेंगे ना कि हमारा केस लड़ लो, चूंकि सरकारी है वो ना, वो तो मुख्य टैग ही बहुत, फिर तो ये है ना, इसलिए उसको क्या नहीं दिया जाता, वेतन नहीं दिया जाता। लेकिन मैंने कहा कही तुमते लड़ाई वेतन की हतीना है, लड़ाई काय की है, लेकिन भत्ते दिए जाते हैं, जैसे फ्री गाड़ी, महंगाई भत्ता, बंगला, सिक्योरिटी गार्ड, मशरूम को खाए वो और फिर वह पचाए वो, सब चीज, ठीक है ना। नेक्स्ट, महान्यायवादी के समतुल्य ही राज्य सरकार के लिए भी एक इसी तरीके का वकील होता है। जहां महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में है, वहीं इसका वर्णन अनुच्छेद 165 में है, और इस वकील को महाधिवक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? ये राज्य सरकार का महान्यायवादी होता है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। केंद्र का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। क्लियर है? आर्टिकल 77, भारत सरकार के कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नाम से कौन करता है भैया? पीएम महोदय कहते हैं। और आर्टिकल 78, अब मैं 77, 78, 76, 77, 78 क्यों पढ़ा रहा हूं, समझ गए होंगे ना? समझे? 75 में तो पूरा क्या हो गया, प्रधानमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद कंप्लीट, वो पढ़ ली थी। 76 हमने, 77 हमने, 78 हमने इसलिए पढ़ाया है क्योंकि 79, 80 और 81 पढ़ना है, यानी कि संसद, राज्यसभा और लोकसभा पढ़नी है। तो जुड़ गए ना सब, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? क्लियर है ना? तो 76 में हमारा क्या हो गया, महान्यायवादी। 77 क्या कह रहा है, भारत सरकार के कार्यों का संचालन राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से कौन करेगा? पीएम करेगा। 78, संसद की कार्रवाई की जानकारी पीएम राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे? पीएम देंगे। कौन देंगे? किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। क्लियर है? कंप्लीट हो गया भैया, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल स्टार्ट होगा संसद। क्या स्टार्ट होगा? अनुच्छेद 79। ठीक है, बंद करो यार।